नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे गेट 2022 के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गेट का रिजल्ट निकले हुए काफी समय हो चुका है और गेट के स्कोर कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं। मैंने ऑलरेडी अपना रिजल्ट आपके साथ डिस्कस कर दिया था। कम्युनिटी सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो मैंने अपना रिजल्ट ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर कर दिया था और मैंने आपको बताया भी था कि जिंदगी जब आपको जिंदगी अब आप पे मेहरबान होने लगती है तो फिर आपका सब कुछ ही क्लियर हो सक जाता है। ठीक है, एक टाइम था कि मेरा नेट भी क्लियर नहीं हो रहा था और गेट के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब गेट जब फर्स्ट टाइम आया था गेट, तो मैंने गेट देने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बिकॉज उस टाइम पे गेट बिल्कुल नया था। लास्ट टाइम तो पहली बार ही तो लिया गया था गेट, तो मैं उस चीज के लिए तैयार नहीं था। मुझे इसके बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी और मुझे नहीं लगता था कि ये एग्जाम टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। तो मैंने सोचा कि इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर इसके लिए अप्लाई करूंगा। तो इसीलिए मैंने इस बार गेट 2022 इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम के लिए जो ह्यूमैनिटीज में लिया गया था उसके लिए मैंने इस बार अप्लाई किया था और दिया भी, और एग्जाम मेरा काफी अच्छा रहा। काफी अच्छे तरीके से मैंने अटेम्प्ट भी किया और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये एग्जाम मेरा क्लियर हो जाएगा। मुझे ये था कि हाँ, हो सकता है कुछ कारणों की वजह से अगर ना भी क्लियर हो पाए तो मुझे ऐसा इतना पता चल गया था कि यार मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। मतलब उसका पैटर्न देख के, उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी देख के मुझे इतना पता चल गया था कि ये एग्जाम तो मैं क्लियर कर सकता हूँ। मतलब नॉर्मली थोड़ी सी मेहनत करूंगा तो इस एग्जाम को मैं क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, मुझे ये दिक्कत थी, ये डर था इससे, क्योंकि ये एग्जाम नेगेटिव मार्किंग में था। उस वजह से मैं इसको एग्जाम को लास्ट टाइम अपियर नहीं हुआ था। लेकिन इस टाइम मैंने सोचा कि यार एग्जाम दे के तो देखते हैं ना, पता तो तभी चलेगा कि आप उस काबिल हो या नहीं हो। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे कॉन्शियस रहता हूं मैं जब भी नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम के लिए तैयारी करता हूं, इसीलिए मैं इसके लिए अपियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बार मैंने अपियर भी हुआ और क्लियर भी किया और अच्छा स्कोर भी किया। और अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ अपनी ट्रेजेडी की, अपनी अपनी कि क्वालिफिकेशन की किस तरीके से मैंने क्लियर किया या क्या अटेम्प्ट किया, क्या मेरी स्ट्रेटजी रही थी तैयार करने के लिए। तो ये चीजें होती हैं जब खुदा आपके लिए चाहता है, खुदा आप पे मेहरबान होता है, तो फिर ये चीजें होती हैं। ऐसा सोचा था मैंने पहले कि हाँ, जब क्लियर हो जाएगा आपके ऊपर आपके साथ बातचीत जरूर करूंगा। लेकिन काफी लंबे समय से सोच रहा था और ज्यादा टाइम नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं एजुकेशनल वीडियो ज्यादा डाल रहा हूँ। क्योंकि अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ, हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा बिजी हो जाऊं, तो फिर उतनी वीडियोस जो एजुकेशनल टाइप वीडियो होती हैं उतना टाइम नहीं लगता है डालने का। इसीलिए मेरा फोकस ज्यादा उस पर था कि वो ज्यादा जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा डाल दूं। ठीक है, लेकिन अभी में से कुछ ने रिक्वेस्ट की कि अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए गेट का, किस तरीके से तैयारी की आपने, किस तरीके से अटेम्प्ट किया और गेट को क्लियर करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या कोचिंग लेने की जरूरत है या फिर आप सेल्फ स्टडी से भी क्लियर कर सकते हैं। तो इन सभी मुद्दों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। अपने रिजल्ट के बारे में भी, अपनी स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है एग्जाम, या फिर कौन कौन सी किताबें या कोचिंग की आपको जरूरत है या नहीं है, इन सभी मुद्दों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो फिर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरह से गेट इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी वीडियोस और नेट इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी वीडियोस मैं अपने चैनल पे रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मेरे गेट स्कोर की। मेरा गेट 2022 इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम का क्या स्कोर रहा। वैसे तो मैंने कम्युनिटी सेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, ऑलरेडी मेरा रिजल्ट डाल दिया था मैंने वहां पे। लेकिन अभी मैं आपको अपना स्कोर कार्ड भी दिखा देता हूँ। स्कोर कार्ड भी मेरा देख लीजिए आप। मैंने स्कोर किया है 53.33। जी हाँ दोस्तों, यही मेरा स्कोर रहा है। हालांकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों का मुझसे ज्यादा भी रहा होगा, लेकिन जब मैंने अपियर किया था तो मैंने बहुत से 7 से 8 क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है ऐसे छोड़ के आया था जो मेरे 70 to 30 पॉइंट थे। ठीक है, 70 to 30 का जिनका मेरे को लग रहा था कि हो जाएंगे, मतलब 8 क्वेश्चन ऐसे थे। और उसमें से जब मैंने चेक किया तो मेरे लगभग 6 क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ठीक थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो नंबर मेरे कम हो गए, क्योंकि मैं सेफ साइड पे जाना चाहता था। मैंने ऑलरेडी काफी ज्यादा आगे चला गया था। मतलब मेरा जो 42 क्वेश्चन थे वो 100% थे। 42 मार्क्स तक जो मेरे क्वेश्चन थे वो 100% क्लियर थे, और उसके बाद के जो क्वेश्चन थे वो मेरे 90 to 95 तक उसका उसका जो क्राइटेरिया था वो मेरा 90 to 95 एक्यूरेसी थी। ठीक है, जो 42 के बाद के थे। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने टोटल जो अपियर किया था क्वेश्चन, उसमें मैंने 42 क्वेश्चन किए थे, लेकिन मैं 60 क्वेश्चन तक कर सकता था। क्योंकि मैं सेफ साइड पे जाना चाहता था, इसीलिए मैंने फर्स्ट टाइम दे रहा था तो मुझे था कि यार क्लियर हो जाए, है ना। तो इसीलिए मैं सेफ साइड पे जाना चाहता था, तो मैंने इसीलिए सिर्फ 52 क्वेश्चन करके आया था। हालांकि मैं 65 में से 60 क्वेश्चन कर सकता था। 5 ही क्वेश्चन ऐसे थे जिनके बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं था। ठीक है, तो 52 क्वेश्चन करे थे मैंने, 4 क्वेश्चन मेरे गलत निकले और 48 क्वेश्चन मेरे ठीक थे। मतलब ये मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे
नेगेटिव मार्किंग वाले थे। हालांकि मेरे मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस काफी गलत हुए थे, जिसकी वजह से मैं उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया जितना कि मुझे करना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो मेरा स्कोर तो यही था, एक बार फिर बता देता हूं आपको। 53.33 स्कोर रहा था मेरा। आपका कितना स्कोर रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और आपका कैसा रहा, आपका अपना एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, अगर मेरे अटेम्प्ट करने की बात करें कि मैंने इस एग्जाम को किस तरीके से अटेम्प्ट किया, तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जब मैंने रिव्यू किया था इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम का जो गेट 2022 में हुआ था। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी। तो अगर आप अटेम्प्ट स्ट्रेटजी मेरी चेक करना चाहते हैं कि एग्जाम को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो आप मेरी उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, कि मैंने प्रिपेयर कैसे किया गेट 2022 एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, जिसके लिए आप ही लोग बोल रहे थे कि प्रिपेयर स्ट्रेटजी आपकी क्या रही थी, कि प्रिपरेशन किस तरीके से की थी आपने, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। ठीक है, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अगर मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों मैंने इसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं की गेट 2022 के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं सिंपल सीधी सी बात कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा, ये करा, यहाँ से कोचिंग दी वो किया, और मैं कोई भी यहाँ पे बोस्ट करने नहीं आया हूँ। मैं सिंपल सी आपको बात बता रहा हूँ, मैंने गेट 2022 एग्जाम के लिए कोई भी अलग से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी नहीं अपनाई। ठीक है दोस्तों, मैं नेट की तैयारी कर रहा हूँ काफी लंबे समय से, लगभग 2 सालों से आप कह सकते हैं कि रेगुलरली 2 सालों से। बीच में कुछ पैचअप आए थे कि मैंने छोड़ दिया था नेट की प्रिपरेशन करना, लेकिन लगातार अप एंड डाउन में तैयारी करता रहा हूँ नेट की। ठीक है, तो नेट के मैंने जो नोट्स बनाए थे मैंने उन्हीं को प्रिपेयर किया था, क्योंकि मुझे गेट के बारे में आइडिया नहीं था कि इसका पेपर किस तरीके से आएगा। हाँ, सिलेबस के गो थ्रू हुआ था, सिलेबस को मैंने चेक किया था और मैंने पाया था कि लगभग 60 to 70% सिलेबस जो है गेट और नेट का सिमिलर ही है। ठीक है, हाँ डिफिकल्टी लेवल थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट है डिफिकल्टी लेवल का, लेकिन सिलेबस को तो मैंने यही पाया था कि लगभग काफी सिमिलर काइंड ऑफ सिलेबस है इनका, नेट और गेट और क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम ही है ना, आपका इंग्लिश लिटरेचर ही है, तो 60 to 70% सिलेबस सेम ही है। तो मैं उसी के साथ गया था। मैंने जो अपने गेट नेट के जो नोट्स बनाए थे, जो शॉर्ट नोट्स हैं मेरे, जिनको मैं लास्ट टाइम में तैयार करता हूँ 15 से 20 दिन जब मेरे पढ़ते हैं एग्जाम बचने के लिए, तो उन्हीं नोट्स को मैंने तैयार किया था दोस्तों। इसके अलावा मैंने गेट के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं की। उन 2 नोट्स के 2 रजिस्टर्ड है मेरे पास, आपको दिखा दूंगा अगर आप चाहें तो किसी और वीडियो में। ठीक है, तो वो 2 रजिस्टर्ड है मेरे, उनके ऊपर ही उन्हीं को मैंने तैयार किया था और उन्हीं के ऊपर जाके एग्जाम दे दिया। ठीक है, और बात रही क्वांट एप्टीट्यूड की और अपनी रीजनिंग की और कॉम्प्रिहेंशन की, देखो रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन मेरा बेस्ट पार्ट है, मतलब ये 2 टॉपिक तो मैं बिना तैयारी के भी तैयार कर सकता हूँ, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन की मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं थी। मैथ मेरा डिफिकल्ट था, लेकिन मैथ के लिए मैंने बहुत तैयारी करी थी दोस्तों। जब मैं नेट की तैयारी कर रहा था इस बार, तो मुझे पता था कि मेरा नेट जो नहीं हो रहा है वो कहीं ना कहीं मैथ की वजह से नहीं हो रहा है, और कुछ और 2 कारण थे, वो मैं जब नेट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहेंगे तो, अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि नेट की स्ट्रेटजी के ऊपर भी वीडियो बनाइए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा जब, तो वहां पे बताऊंगा आपको कि मैंने नेट के लिए मैथ की तैयारी कैसे करी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैथ था मेरा वो थोड़ा वीक है मेरा, लेकिन मैंने मैथ के ऊपर बहुत काम किया था इस बार नेट के लिए, तो वो ही हेल्प करा मेरा यहाँ पे, जो मैंने गेट में अपीयर हुआ जब मैं। हालांकि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैंने 10 क्वेश्चन में से आई थिंक 7 क्वेश्चन करे थे, 7 या 6 ऐसे कुछ किए थे, जिसमें से 1 गलत हुआ था मेरा, बाकी सारे ठीक थे। ठीक है, और अगर मैं रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो उसमें मेरे लगभग 16 में से मैं 15 क्वेश्चन करके आया था और 1 ही गलत था उसमें भी मेरा। ठीक है, और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश को मैंने क्वेश्चन याद नहीं कितने किए थे, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे मात्र इंग्लिश के। ठीक है, मतलब जो रीजनिंग जो जिनमें नेगेटिव मार्किंग थी, बाकी तो काफी गलत हुए थे। जो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस थे उनमें मेरे बहुत क्वेश्चन गलत हुए थे, जिसकी वजह से मैं उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया जितना मैं कर सकता था, क्योंकि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस वर वेरी कंफ्यूजिंग, और उसमें मैं जो क्वेश्चन आते हुए थे वो भी काफी गलत करके आया था, उसमें बड़ी गलती हुई थी मेरे से। ठीक है, तो आप जब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन करेंगे उसको एक बार चेक कर लीजिएगा गेट की वेबसाइट पे जाके। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जाम के पहले आपको वो एग्जाम मॉडल टेस्ट पेपर देते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है, ताकि आप कोई गलती ना कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो मेरी स्ट्रेटजी तो यही रही थी कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं मेरे ख्याल से, और लंबे समय से कर रहे हैं या छोटे समय से कर रहे हैं, तो आपको मुझे नहीं लगता कि गेट को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। ठीक है, गेट को अलग से टाइम देने की आपको जरूरत नहीं है, आप अपने लिटरेचर पे पकड़ कीजिए। ठीक है, जो लिटरेचर की आप जो भी बुक्स फॉलो कर रहे हैं लिटरेचर के लिए, नेट के लिए, या जो भी कोचिंग क्लासेस अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी अपने ज्वाइन कर रही है, ठीक है, तो आपको अगर आप नेट की कोचिंग ले रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं,
तो मेरा मानना यह है कि आपको गेट की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर एग्जाम अलग अलग होते हैं फिर आपको तैयारी करने की जरूरत है अलग तरीके से उसके लिए, है ना, स्पेसिफिकली उसके सिलेबस को देख के। लेकिन अगर आपके एग्जाम साथ ही में है, जैसे हमारे साथ हुआ था, दिसंबर में हमारा नेट का एग्जाम था और आई थिंक फरवरी में हमारा गेट का एग्जाम था, तो मात्र 2 महीनों का फर्क था उसके बीच में। तो उसी वजह से जो हमने तैयारी करी थी नेट के लिए वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्पफुल रही गेट के लिए, क्योंकि जब मैं गेट की तैयारी कर रहा था, जो गेट की मैंने लास्ट 15 से 20 दिन में ही तैयारी करी थी गेट की, तो मैंने जो नेट के लिए पढ़ा था उसको एक बार से रिवाइज किया था, और 15-20 दिन रिवाइज करने के लिए बहुत होते हैं दोस्तों, ठीक है। और पेपर 1 के लिए मैंने कुछ खास नहीं किया था, जो उसके फर्स्ट 2 पार्ट है उसके लिए मैं सच बोलूंगा आपसे, मैंने कुछ खास नहीं किया था, मैं प्रायर नॉलेज के साथ ही किया था उसके लिए, ठीक है। और हालांकि उसमें मैंने अच्छा स्कोर किया। और दूसरी बात अगर मैं करूं अपने इंग्लिश लिटरेचर की, तो मैंने 15 से 20 दिन के बीच ही तैयारी करी थी उसके लिए, और वो मैंने नेट के नोट्स ही फॉलो किए थे, इसके अलावा मैंने अलग से कोई तैयारी नहीं करी थी, ठीक है। तो मेरा तो आपको यही सुझाव रहेगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो गेट को टाइम मत दीजिए। हाँ, अगर एग्जाम के बीच में डिफरेंस है, मतलब अब तो गेट का एग्जाम नेक्स्ट ईयर ही आएगा ना, तो नेट का शायद अभी आ जाए, ठीक है। तो जनरली मेरे ख्याल से थोड़ा ही फर्क होता है, 1-2 महीने का फर्क होगा, जैसे हमारे साथ हुआ है, क्योंकि तब आपका दिसंबर वाला नेट का एग्जाम आ जाएगा। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं काफी लंबे समय से, 1 साल से या 2 साल से कर रहे हैं, जो जनरली बच्चे करते ही हैं, जैसे मैंने भी लगभग 2 साल से तैयारी करी थी नेट की, तो उससे क्या होता है कि आप नेट में अपने सब्जेक्ट में इतने पक्के हुए होते हैं कि आपका जो गेट है दोस्तों, ये एक ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड एग्जाम है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन लेवल की स्टडी है इसमें, और नेट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट का है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। आपको ये समझना होगा कि गेट जो है वो एक एंट्रेंस एग्जाम की तरह है, इसमें एक एंट्रेंस एग्जाम के जैसे ही आपने देना है। तो उससे क्या होगा कि इसमें ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लेवल नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप एमए के ठीक बाद देते हैं, अगर आप नेट की उतनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, उतनी सीरियसली नेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर आपको ये गेट का एग्जाम ऑब्वियसली डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। और आपको जब इसको अटेम्प्ट करेंगे तो फिर बड़ा ही ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि आपको रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही इजी लगता है, और उसमें सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं आपसे। मेरा ये रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन मेरा पक्का पार्ट रहा है, स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है मेरा, इसीलिए मैंने इतना अच्छा स्कोर किया रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में। अदरवाइज सभी का ऐसा नहीं होता है, सभी को रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में कहीं ना कहीं उलझने आती हैं। मुझे नहीं आई थी, आपको आई होंगी, अगर आपको आती हैं तो फिर आप रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन को ध्यान से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी इंग्लिश लिटरेचर तो देखिए आपका मेन सब्जेक्ट है, उसके ऊपर तो पकड़ आपकी होनी चाहिए। अगर आप नेट की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो फिर आपको गेट क्लियर करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है दोस्तों। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि नेट की तैयारी कर रहे हो तो नेट की तैयारी करते रहो, गेट को एज ए साइड एग्जाम रखो और इसे भी दे दो इसके साथ में, ठीक है। क्योंकि इसमें इसे क्लियर करने के बाद आप आईआईटी में जा सकते हो, आईआईटी से पीएचडी कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन तो अब आईआईटी फिलहाल करवा नहीं रही है इंग्लिश लिटरेचर में, लेकिन वो पीएचडी के लिए लेते हैं, तो वहां पे आप जा सकते हो, तो वहां पे एक बेनिफिट है इसका। इसके अलावा आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर जॉब ढूंढने जाओगे तो उसका बेनिफिट मिल सकता है आपको, कि आपका गेट भी क्लियर है नेट के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं 2 एग्जाम होने का आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई करो, ठीक है। तो इसको एक साइड एग्जाम रखना है, मेन फोकस आपका मेरे ख्याल से नेट पे ही रहना चाहिए। इसका आपको ऑब्वियसली बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप अलग से इसको टाइम देंगे तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं रहेगा। आप नेट के ऊपर ही अपना फोकस रखिए और ये एग्जाम उसके साथ साथ आपका क्लियर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या मैंने गेट के लिए कोई कोचिंग ली थी या फिर क्या आपको गेट के लिए कोई कोचिंग लेनी चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा मुद्दा है। बहुत से बच्चों को लगता है कि कोचिंग के बिना एग्जाम क्लियर करने मुश्किल है या फिर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोशनी लाइट डालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले अपनी बात करूं तो मैंने तो गेट के लिए कोई भी कोचिंग नहीं ली थी, ठीक है। हाँ, नेट के लिए मैंने जरूर ऑनलाइन कोचिंग ली थी। वो किससे ली थी, कहां से ली थी, वो मैं आपको नेट की वाली वीडियो में बताऊंगा अगर आप चाहेंगे तो। अब गेट के लिए अगर बात करें तो गेट के लिए मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली थी। गेट को मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको ऑलरेडी बता दी है कि क्या रहा था मेरा तरीका इसको क्लियर करने का, और कोचिंग मैंने कोई नहीं ली थी, ठीक है। अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जाऊं तो जो मैंने गेट के एग्जाम का लेवल देखा है, मेरा ये मानना है कि गेट के एग्जाम के लिए आपको कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आपको गेट के एग्जाम के लिए कोचिंग के लिए पैसे खर्चने भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आपको गेट के एग्जाम की कोचिंग के लिए पैसे खर्चने चाहिए, क्योंकि गेट से आपको दोस्तों कोई एलिजिबिलिटी नहीं मिल रही है। नेट की अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो नेट की आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। गेट के साथ ऐसा कुछ नहीं है। गेट इज जस्ट एन एंट्रेंस एग्जाम
टू गो फॉर पीएचडी इन IITs, ठीक है, या फिर इससे आपको जरूर ये बेनिफिट जरूर रहेगा कि जब आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जॉब अप्लाई करेंगे तो आप हो सकता है आपको प्रेफरेंस मिल जाए, इसका थोड़ा सा वेटेज मिल जाए, या आप नॉर्मल कॉलेजेस में भी अप्लाई करते हैं तो फिर आपको ये वेटेज मिल सकता है कि आपने नेट के साथ साथ गेट भी क्वालिफाई किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो फिर आप गेट के बिना पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हाँ, IITs में ऐसा है कि या तो आपने नेट किया हो या आपने गेट किया हो, तब आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो वहां पे वो गेट को कंसीडर नहीं करते हैं, दे कंसीडर ओनली नेट, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में गेट को कंसीडर किया जाता है, IITs में गेट को कंसीडर किया जाता है, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज में, जो स्टेट की अपनी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे सिर्फ नेट ही कंसीडर किया जाता है। जहां तक मेरी नॉलेज है, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बट यहां तक मेरी नॉलेज है वहां पे सिर्फ नेट को ही कंसीडर किया जाता है, दे डोंट कंसीडर गेट, ठीक है, वो गेट को कंसीडर नहीं करते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है, खास करके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के लिए। बाकी का हो सकता है, उसका मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के लिए मुझे लगता है कि वो नेट को ही प्रेफरेंस देते हैं, गेट को उतनी प्रेफरेंस नहीं देते हैं, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या फिर IITs में वो गेट को प्रेफरेंस देते हैं, गेट या नेट में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तो गेट को कोचिंग इसलिए नहीं जाना चाहिए आपको, क्योंकि दोस्तों देखिए गेट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि गेट जो है इससे आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली है डायरेक्टली, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस एग्जाम के लिए आपको पैसे खर्चने की जरूरत है, खास करके कोचिंग के लिए आप खुद की तैयारी कीजिए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, तो फिर अगर आप सिलेबस के गो थ्रू होंगे उसी के बिना पे तैयारी कीजिए और आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और रही बात क्वांट की एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की और रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन की, दोस्तों वो हर बार वो कुछ ना कुछ अलग डाल रहे हैं, मतलब फर्स्ट एग्जाम में कुछ अलग था, अलग तरह के क्वेश्चन आए थे मैथ के, सेकंड एग्जाम में कुछ अलग तरह के आए हैं, हो सकता है थर्ड एग्जाम में उससे अलग आ जाए, उसके लिए आपको स्पेसिफिक तैयारी नहीं कर सकते, उसके लिए तो आपका बेसिक जो चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, है ना, बेसिक कंसेप्ट आपके जैसे रीजनिंग, मैथ, हर चीज इसके रिगार्डिंग क्लियर होनी चाहिए, तभी आप उसके लिए प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा तो यही मानना है, बाकी आपकी क्या राय है, आप में से जिन्होंने क्लियर किया है, नहीं क्लियर किया है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर कर सकते हैं। और मैं रिव्यूज को ऑब्वियसली आई टेक इट वेरी पॉजिटिव, अगर कोई मुझे रिव्यूज देता है या कोई भी अगर नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी रिव्यू आप देंगे मेरे कंसेप्ट को लेकर, तो मैं आई टेक इट वेरी पॉजिटिव, बोथ द रिव्यूज whether they are negative or whether they are positive, I take it very positive, okay, I take it in a very positive way, ठीक है, either to reform or either to feel happy about that, ठीक है। तो यही मेरा कहना था आपसे, इससे ज्यादा तो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक शेयर करना आपका फर्ज है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस, गेट और नेट से जुड़ी वीडियोस मैं अब रेगुलर बेसिस पे अपने चैनल पे प्रोवाइड करवाता रहूंगा। नए वीडियो में नए कंसेप्ट के ऊपर जल्दी बात करेंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं कि आप नए कंसेप्ट कौन से कंसेप्ट, तो वो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं कि आप नए कंसेप्ट कौन से कंसेप्ट पे अगली वीडियो चाहते हैं, ठीक है, नेट पे या गेट पे, वो आपकी सजेशन रहेगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।